जय हिंद दोस्तों। YouTube ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शेखर एकेडमी में मैं आलोक आज इतिहास की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे, क्लासेस सबकी चल रही होंगी, तैयारी अच्छे से चल रही होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारी वीडियोज़ आपको कंटिन्यू मिलती रहें। ठीक, तो ये हो गई बातें। अब आज शुरू करते हैं टॉपिक। तो आज का टॉपिक हमारा जो था वो मौर्य साम्राज्य में अशोक के बारे में चल रहा था। ठीक है, तो अशोक के शिलालेखों के बारे में और जो उसके अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक, तो हम अशोक के 14 शिलालेख के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है, अब उसके बाद कुछ छोटे अभिलेख बचते हैं वो, और मौर्यकालीन जो व्यवस्थाएं थीं उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो मौर्यकालीन जो व्यवस्थाएं थी उसके पहले अशोक के जो लघु शिलालेख थे, मतलब वो जो 14 शिलालेख थे उनसे जो छोटे शिलालेख थे, ठीक है, उनके बारे में जो जानकारी प्राप्त हुई है, खुदाई से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनके बारे में देखते हैं। ठीक, तो इसमें सबसे पहले जो था वो था भाब्रू अभिलेख। ठीक है, ये मिला हमको राजस्थान से। भाब्रू अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? राजस्थान से। ठीक है, राजस्थान से प्राप्त हुआ है। इसकी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अभिलेख में सम्राट अशोक ने खुद को क्या बताया है? मगध का सम्राट। ठीक है, कहाँ का सम्राट बताया? मगध का सम्राट खुद को बताया है। यहाँ से पता चलता है कि मतलब सत्यापित होता है यहाँ से कि अशोक जो था वो मगध का राजा था। ठीक है, इसके बाद है रुम्मनदेही अभिलेख। ठीक है, रुम्मनदेही अभिलेख की विशेषता यह है कि ये सभी अभिलेखों में सबसे छोटा अभिलेख है। ठीक है, क्या है ये? सबसे छोटा अभिलेख है। और बाकी अभिलेखों में क्या किया गया है? अशोक ने किसी में धार्मिक जीवन के बारे में, धर्म के बारे में बताया गया है, किसी में धम्म का उपदेश दिया गया है, किसी में राजनीतिक चर्चा की गई है, किसी में युद्ध का वर्णन किया गया है। जैसे 13वां शिलालेख था तो उसमें कलिंग के युद्ध का वर्णन किया गया। ठीक है, पहले शिलालेख में पशुबल की निंदा की गई, दूसरे में चिकित्सा की बात की गई, तीसरे में अधिकारियों की बात की गई। तो ऐसे ऐसे हर शिलालेख में किसी न किसी विषय पर चर्चा की गई। ठीक है, तो रुम्मनदेही ऐसा अभिलेख है जिसमें क्या है? आर्थिक कार्य जो हैं या फिर आर्थिक क्रियाकलाप जो हैं राज्य के, अशोक के जो आर्थिक क्रियाकलाप थे उनके बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाता है कौशाम्बी का अभिलेख। ठीक, कौशाम्बी का अभिलेख को रानी का अभिलेख भी बोलते हैं। ठीक है, रानी का अभिलेख क्यों बोलते हैं? तो अशोक की एक पत्नी थी जिसका नाम था कारुआकी। ठीक है, और कारुआकी क्या करती थी? दान देती थी। ठीक है, तो उसको अशोक ने कहाँ लिखवाया? कौशाम्बी के अभिलेख में लिखवाया, जिसमें इसकी रानी जो पत्नी थी कारुआकी, इसके बारे में लिखा गया है। इसीलिए इसको रानी का अभिलेख भी कहते हैं। ठीक है, और इसको अकबर ने अपने शासनकाल में कौशाम्बी से प्रयागराज लाके रखा था। ठीक है, कौशाम्बी से कहाँ लाके रख दिया था अकबर ने? प्रयागराज। ठीक, अब इसके बाद दो और आते हैं, एक टोपरा का अभिलेख और दूसरा मेरठ का अभिलेख। टोपरा और मेरठ। ठीक, अब इन दोनों की विशेषता क्या है? तो इसके बारे में जब पूछा जाता है तो इसको फिरोज शाह तुगलक, FST मतलब फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, तुगलक वंश का था। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? इसने क्या किया? इसको दिल्ली लाके तुगलकाबाद में रख दिया। ठीक है, कहाँ पे रखा? टोपरा को हरियाणा से दिल्ली लाया और मेरठ अभिलेख को मेरठ से दिल्ली लाया। ठीक है, तो ये इन अभिलेखों को वहां से लाके दिल्ली में रख देता है। ठीक, तो ये जो चर्चा थी ये थी इनके अभिलेख के बारे में। अब मौर्यकालीन व्यवस्था को देखते हैं। ठीक है, तो मौर्यकालीन व्यवस्था में सबसे पहले अगर देखेंगे तो हम इसमें कौन कौन सी व्यवस्था हो सकती हैं? तो आर्थिक व्यवस्था हो सकती है, राजनीतिक हो सकती है, सैन्य व्यवस्था हो सकती है, ठीक है, कृषि व्यवस्था हो सकती है। तो ये सारी व्यवस्था, जैसे अब हम कृषि और व्यापार की व्यवस्था को आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत देख सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले अगर देखते हैं तो सैन्य व्यवस्था देखते हैं। ठीक है, अगर हम सैन्य व्यवस्था के बारे में देखते हैं, किसके? अशोक या फिर मौर्यकाल। ठीक है,
व्यवस्था। ठीक, तो सैन्य व्यवस्था में जो इनकी सेना थी, ये संगठित सेना थी। ठीक है, इसको चतुरंग बल, ठीक है, क्या बोलते थे? चतुरंग बल, या फिर इसी को बोलते थे चतुरंगिणी सेना। ठीक है, चतुरंगिणी सेना। ठीक है, तो यहां वर्ड से समझ में आ रहा होगा कि किसी चार चीज के बारे में बात की जा रही है। ठीक, तो चतुरंग बल या चतुरंगिणी सेना इसलिए बोला जाता था क्योंकि जो मौर्य साम्राज्य की सेना थी वो चार भाग में बटी हुई थी। ठीक है, एक में आते थे पैदल सैनिक। ठीक, कौन आता था? पैदल सैनिक, जो क्या होते थे? युद्ध में सबसे आगे जो रहते हैं, पैदल जो चलते हैं, हाथ में भाला या फिर तलवार लेके, ढाल तलवार लेके जो युद्ध का नेतृत्व करते हैं, वो कौन होते हैं? पैदल सैनिक। ठीक है, दूसरे कौन थे? घुड़सवार। ठीक, कौन थे? घुड़सवार थे। घुड़सवार का मतलब था कि जो घोड़े पर बैठकर युद्ध करते थे। ठीक है, तीसरा था हाथी की सेना। ठीक है, और चौथा था रथ, जो युद्ध में प्रयोग किए जाते थे। ठीक, तो ये चार प्रकार से संगठित थी इनकी सेना, इसीलिए इसको क्या बोला जाता था? चतुरंगिणी सेना। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ रही है। ठीक, और अब ये क्या हो गया इनकी सेना के बारे में। ठीक है, अब इसके बाद अगर देखते हैं तो न्याय की व्यवस्था। ठीक है, क्या चीज आ जाती है? अगर हम देखेंगे यहाँ पे दूसरा, तो न्याय की व्यवस्था। ठीक, न्याय व्यवस्था। ठीक, अब न्याय व्यवस्था में अगर देखते हैं तो सबसे जो सर्वोच्च अधिकारी होता था, ठीक है, किसका? न्याय का। सर्वोच्च अधिकारी कौन होगा? तो सर्वोच्च अधिकारी तो राजा ही हो जाएगा। ठीक, सर्वोच्च कौन होता था? राजा। ठीक है, अगर कोई डिसीजन है तो उसमें किसका डिसीजन सबसे ज्यादा मान्य होता था? इसमें राजा का डिसीजन जो है वो सबसे ज्यादा माना जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे जो न्यायालय थे, ठीक, न्यायालय जो था वो दो प्रकार का था। ठीक है, दो प्रकार के न्यायालय यहाँ पे थे। ठीक, जिसमें क्या है, एक को बोला जाता था धर्मस्थली। ठीक, और एक को बोला जाता था कंटक शोधन। ठीक है, ये वर्ड जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में हूबहू सेम एज इट इज पूछे जाते हैं कि धर्मस्थलीय न्यायालय में क्या होता था, या फिर जैसे कंटक शोधन है तो इसमें क्या होता था। ठीक है, तो जैसे आज के टाइम पे देखिए दो प्रकार के मुकदमे होते हैं, दीवानी और फौजदारी। दीवानी मुकदमा होता है जैसे जमीन जायदाद का विवाद है, ठीक है, या फिर तलाक आदि का विवाद है, तो ये आता है दीवानी विवाद में। ठीक है, तो इसकी जो सुनवाई होती है वो दीवानी न्यायालय में होती है। ठीक है, और दूसरी चीज जो है फौजदारी। फौजदारी में जैसे मार पीट, हत्या, मर्डर, डकैती, लूटपाट, ये सब चीजें जो हैं ये फौजदारी में आती हैं। ठीक, तो इसको फौजदारी मुकदमे के अंतर्गत लिया जाता है। ठीक है, तो धर्मस्थली में जो था, इसमें दीवानी जो मुकदमे थे, ठीक है, ये सुने जाते थे। ठीक, दीवानी मुकदमे। ठीक है, इसमें जैसे क्या था, तलाक हो गया, ठीक है, जमीन जायदाद के मुकदमे हो गए, तो ये मुकदमे जो है वो कहाँ सुने जाते थे? धर्मस्थलीय न्यायालय में। और कंटक शोधन में जो था, इसमें फौजदारी के मुकदमे जो है वो सुने जाते थे। ठीक है, कौन से? फौजदारी मुकदमे। ठीक है, फौजदारी मुकदमे का मतलब कि जैसे मारपीट, ठीक है, चोरी, ठीक है, हत्या, ये सब मुकदमे कैसे थे? ये सब थे कंटक शोधन में सुनने वाले। ठीक है, उसके बाद क्या था? उसके बाद अगर देखते हैं तो अगर सामाजिक व्यवस्था, ठीक है, क्या देखते हैं? सामाजिक व्यवस्था। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था। ठीक है, अब सामाजिक व्यवस्था में क्या था? तो सामाजिक व्यवस्था अगर देखा जाए तो दो पुस्तकें हैं। ठीक, एक है चाणक्य का अर्थशास्त्र, ठीक है, और दूसरी है
मेगस्थनीज की इंडिका। ये दो हैं, ये ऑथेंटिक सोर्स हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो इनमें से इसमें से पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य में कौन कौन सी व्यवस्थाएं थीं। ठीक है, तो सामाजिक व्यवस्था में बताया गया, अगर अर्थशास्त्र के हिसाब से देखा जाए, जो कौटिल्य की किताब है अर्थशास्त्र, तो इसमें 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था है। ठीक है, 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था। ठीक, और अगर मेगास्थनीज की इंडिका को देखा जाए, ठीक, तो इंडिका में 7 प्रकार की वर्ण व्यवस्था है। ठीक है, यहाँ पे 4 प्रकार की और यहाँ पे 7 प्रकार की। ठीक, अब जैसे इसमें क्या बताया मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में कि दास प्रथा जो थी वो नहीं थी। ठीक है, क्या बताया कि समाज में दास प्रथा नहीं थी। ठीक, दास प्रथा नहीं थी, लेकिन क्या बताया इसने, यहाँ पे क्या बताया, सॉरी, कौटिल्य बताते हैं। ठीक है, कौटिल्य जब अर्थशास्त्र लिखते हैं तो यहाँ पे बताते हैं कि 9 प्रकार की जो है वो 9 प्रकार के दास थे। ठीक है, समाज में 9 प्रकार के दास थे। और ये क्या बताता है मेगास्थनीज बताते हैं कि समाज में जो है वो दास प्रथा जो थी वो नहीं थी। ठीक है, फिर ये चीजें जो हो गई वो समाज के बारे में हो गई। समाज था कैसा, तो समाज जो है वो पितृसत्तात्मक था। पितृसत्तात्मक मतलब पिता के नाम पे चीजें जो हैं वो जानी जाती थी। ठीक है, पितृसत्तात्मक मतलब कि पुरुषों की जो है वो सत्ता थी। ठीक है, पुरुषों का बोलबाला था। ठीक है, महिलाओं की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। ठीक है, पितृसत्तात्मक समाज जो है वो उस टाइम पे था। ठीक, तो ये चीजें जो है वो समाज के बारे में थी। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, महिलाओं की स्थिति अगर देखते हैं तो महिलाओं की स्थिति में विधवा विवाह। ठीक है, विधवा विवाह। ठीक, अगर किसी स्त्री के पति की डेथ हो जाती है तो वो उसका विवाह, और दूसरा क्या था, वेश्यावृत्ति। ठीक है, वेश्यावृत्ति। ठीक है, इन दोनों चीजों का समाज में प्रचलन था। किसका किसका था, तो विधवा विवाह और वेश्यावृत्ति का प्रचलन था। ठीक है, इन 2 चीजों को बताया गया। ठीक है, फिर बताया गया कि जो स्त्रियां, ठीक है, उम्र भर मतलब आजीवन, ठीक, स्त्रियां जो आजीवन जो है, जो स्त्रियां आजीवन अविवाहित रहती थी, ठीक, मतलब कि वो पूरी जिंदगी जो है वो विवाह नहीं करती थी। ठीक है, तो इनको बोला जाता था छंदवासिनी। ठीक है, क्या बोला जाता था, छंदवासिनी। ठीक है, और जो स्त्रियां वेश्यावृत्ति को अपनाती थी, ठीक है, किसको अपनाती थी, वेश्यावृत्ति को। ठीक है, वेश्यावृत्ति को जो अपनाती थी उनको बोला जाता था रूपा जीवा। ठीक है, इनको क्या बोला जाता था, रूपा जीवा। ठीक है, तो ये चीज जो है वो सामने निकल के आती है कि जो स्त्रियां स्वच्छंद रूप से रहती थी, ठीक है, हमेशा जो क्या करती थी, स्वच्छंद रहती थी और कभी भी विवाह नहीं करती थी, उनको बोला जाता था छंदवासिनी। ठीक, और जो स्त्रियां वेश्यावृत्ति को अपनाती थी उनको बोला जाता था रूपा जीवा। ठीक, तो ये क्या है, ये हो गया स्त्रियों की सामाजिक स्थिति के बारे में। ठीक, अब अगर आगे देखते हैं तो आर्थिक व्यवस्था जो है वो देखते हैं। ठीक है, आर्थिक व्यवस्था में कौन सी चीजें आ जाएंगी, तो आर्थिक व्यवस्था में जैसे कृषि, ठीक है, और मुद्राएं। ठीक है, मुद्रा कैसी थी वो, तो ये चीजें आती हैं। ठीक है, तब इसमें देखेंगे, सीधे देखते हैं आर्थिक व्यवस्था।
ठीक, क्या है? आर्थिक व्यवस्था। तो मौर्य काल में जो आर्थिक व्यवस्था थी वो मुख्य रूप से दो आधार थे उसके, ठीक है, तीन, ठीक, जैसे कृषि, पशुपालन और व्यापार, ठीक है। तो यही हम लगभग देखते आएंगे। अभी भी अगर देखा जाए तो क्या है, अभी एक सेवा क्षेत्र जो है वो अलग से आ गया है, बाकी कृषि और व्यापार और सेवा क्षेत्र, पशुपालन धीरे धीरे क्या है वो खत्म हो रहा है, ठीक है। तो तीन आधार थे, पहला क्या था? कृषि, दूसरा क्या था? व्यापार, और तीसरा क्या था? पशुपालन, ठीक है। मतलब व्यक्ति जो है वो अपना जीवन यापन इन तीनों में से किसी एक क्या था, अपनी आजीविका बनाता था, किसी एक को, या तो व्यापार को, या तो कृषि को, और या तो पशुपालन को, ठीक है। अब पशुपालन और कृषि तो वैदिक काल से चला आ रहा है, ठीक। वैदिक काल से पहले पाषाण काल, तो पाषाण काल से ही चीजें जो है वो मतलब सिंधु घाटी सभ्यता और उसके पहले पाषाण काल, तो पाषाण काल से ही जो कृषि और पशुपालन है वो चला आ रहा है। फिर सिंधु घाटी सभ्यता में हम देखते हैं कि व्यापार भी आया, लेकिन वैदिक सभ्यता में वो फिर से समाप्त हो गया, ठीक। तो कृषि और पशुपालन तो एकदम से प्राचीन भारत से चले आ रहे हैं, ठीक। तो जो मुख्य रूप से क्या था? कृषि थी, ठीक है। जीवन का मुख्य आधार क्या था? जीवन का मुख्य आधार क्या था? कृषि, ठीक है। लोग क्या करते थे? कृषि करके जीवन जो है वो व्यतीत करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे जो भूमि होती थी, ठीक है, तो जो सरकारी भूमि होती थी उसको बोलते थे सीता, ठीक। सीता मतलब सरकारी या फिर कृषि योग्य भूमि, ठीक, क्या बोलते थे? सीता। और जो इसका रख रखाव करता था, जो अधिकारी होता था, ठीक है, इस भूमि की देखभाल के लिए, ठीक, इस भूमि की देखभाल के लिए जो सीता भूमि है तो उसको बोला जाता था सीता अध्यक्ष, ठीक, इसको बोलते थे सीता अध्यक्ष, ठीक। अब उसके बाद कुछ भूमि ऐसी होती थी जो नदियों के किनारे होती थी, ठीक है। तो अब अगर नदियों के किनारे है तो उनको सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती थी, तो ऐसी भूमि जो थी, ठीक है, जिनको क्या था, सिंचाई के बिना कृषि संभव थी, जिन पर सिंचाई के बिना कृषि हो जाती थी, जिन भूमि पर, उसको बोलते थे अवेद मात्रक, ठीक, अवेद मातृक। ऐसी भूमि को अवेद मातृक बोला जाता था, ठीक है। अब अगर देखें टैक्स के बारे में, ठीक है, तो कर की जो व्यवस्था थी, ठीक, कर की व्यवस्था जो थी इसमें भी दो आ जाता है, एक अर्थशास्त्र के हिसाब से मतलब चाणक्य के अकॉर्डिंग, और दूसरा इंडिका, ठीक। तो मेगास्थनीज बताया है 1/4 उपज का, और कौटिल्य ने बताया है उपज का 1/6 भाग, ठीक है। तो ये दो प्रकार के जो टैक्स थे वो थे वहां पे, ठीक है। अब अगर देखते हैं यहाँ पे मुद्राओं के बारे में, ठीक है, मतलब कौन कौन सी मुद्राएं चलती थी, ठीक। तो मुद्राओं के बारे में अगर देखते हैं तो जो देखिए राजकीय मुद्रा जो थी, ठीक है, राजकीय मुद्रा, इसको बोलते थे पण, ठीक, क्या बोलते थे? पण। ये राजकीय मुद्रा थी, ठीक है, मतलब राजकीय व्यापार के लिए इसको बोलते थे पण, ठीक। अब जो सोने की मुद्रा थी, मतलब स्वर्ण की बनी हुई, स्वर्ण की मुद्रा, ठीक, इसको बोलते थे निष्क, ठीक है, इसको बोलते थे निष्क, ठीक। और जो चांदी की मुद्रा थी, चांदी की मुद्रा को बोलते थे कारसापण, ठीक है, चांदी की मुद्रा को क्या बोलते थे? कारसापण, ठीक, क्या बोलते थे? कारसापण, ठीक है। तो राजकीय मुद्रा को क्या बोलते थे?
पण बोलते थे। सोने की मुद्रा को क्या बोलते थे? निष्क बोलते थे। और चांदी की मुद्रा को बोलते थे कारसा पण। ठीक है। और इसी तरह जब तांबे की मुद्रा जो प्रयोग होती थी, तांबे की मुद्रा को बोलते थे ककनी। तांबे की मुद्रा को क्या बोलते थे? ककनी। ठीक है। ठीक, ये जो थी ये मुद्राएं थी। ठीक है। ये 4 प्रकार की मुद्रा जो है वो कहाँ पे प्रयोग होती थी? ये प्रयोग होती थी मौर्य शासन काल में। ठीक है। तो ये चीजें जो हो जाती हैं, ये हो जाती है आर्थिक व्यवस्था। ठीक है। अब उसके बाद अगर देखेंगे तो कुछ जो शब्दावलियां हैं। ठीक है। ठीक, जैसे शब्दावली में अगर देखें तो एक था अकाराध्यक्ष। ठीक, अकाराध्यक्ष किसको बोलते हैं? तो जैसे अभी क्या है, अभी आप देखिए कि सरकार में अलग अलग तरह के मंत्रालय बढ़ते हैं। ठीक है। तो जो मंत्रालय होते हैं उसी तरह यहाँ पे विभाग बटा था। तो अकाराध्यक्ष जो था वो खनन विभाग का अध्यक्ष था। ठीक है, खनन से। इसी तरह थे रक्षिण। ठीक, रक्षण मतलब जो रक्षा करते थे, ये पुलिस से संबंधित था। ठीक, इससे पुलिस से संबंधित था। इसी तरह था लक्ष्मणाध्यक्ष। ठीक, लक्ष्मणाध्यक्ष जो थे ये, जैसे अभी क्या है टकसाल है, सिक्का ढाला जाता है, वैसे पहले मुद्राएं ढाली जाती थी। तो ये मुद्रा विभाग जो था उसका अध्यक्ष होता था। ठीक, इसका मुद्रा विभाग का। ठीक है। इसी तरह क्या होता था संचार, मतलब जो गुप्तचर होते थे। कौन थे? गुप्तचर, जो चलायमान थे, हमेशा चलते रहते थे एक जगह से दूसरे जगह तक। ठीक है, इनको बोलते थे संचार। इसी तरह क्या था संस्था। क्या थी? संस्था। संस्था का मतलब क्या था? ये जो वो गुप्तचर थे जो एक जगह रुक कर जासूसी करते थे, ये अस्थायी गुप्तचर थे। ठीक है, ये अस्थायी गुप्तचर होते थे। ठीक है। इसी तरह जो सिर्फ गुप्तचर के लिए क्या प्रयोग किया गया? गूढ़ पुरुष। ठीक है, गूढ़ पुरुष, इन किसको बोला गया? जो गुप्तचर विभाग के प्रमुख होते थे उनके लिए। ठीक है। तो ये चीज जो है वो क्या है? आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत शब्दावलियां हैं जो मौर्य साम्राज्य में प्रयोग होती थी। ठीक है। तो अब क्या हो गया? अब जो मौर्य वंश के अंतिम शासक आते हैं। ठीक है, अब मौर्य वंश क्या हो गया? समाप्त हो जाएगा। तो मौर्य वंश के अंतिम शासक जो थे उनकी हत्या उनके सेनापति जो थे पुष्यमित्र शुंग। ठीक है। तो पुष्यमित्र शुंग क्या करते हैं? उनकी कर देते हैं हत्या। ठीक है। क्यों? क्योंकि अशोक ने क्या किया? अशोक ने भेरी घोष की जगह धम्म घोष का प्रयोग किया, मतलब कि युद्ध की नीति को छोड़ दिया। अब अगर राजा तलवार छोड़ देता है तो धीरे धीरे आने वाली जो पीढ़ियां हैं ना वो कमजोर होती चली गई। ठीक है। जैसे अभी बॉर्डर से सेना हटा लिया जाए, ठीक है, तो क्या स्थिति होगी? तो उसी तरह क्या था, अशोक ने युद्ध को छोड़ दिया। तो जब युद्ध को छोड़ दिया तो धीरे धीरे क्या हुआ? चीजें खराब होती चली गई। ठीक है। तो इसी तरह जो अशोक के उत्तराधिकारी थे वो कमजोर होते चले गए। और जब वो इतने कमजोर हो गए कि जो शुंग थे, ठीक है, शुंग क्या थे? मौर्यों के क्या थे? अमात्य थे, या फिर ऐसे देखा जाए कि कार्यकर्ता थे इनके दरबार में। ठीक है, अध्यक्ष थे, सेनापति थे, इसमें सब में लगे रहते थे। तो शुंग वंश में एक व्यक्ति था पुष्यमित्र शुंग। ठीक, और पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया? अंतिम शासक विहद्रथ की हत्या कर दी और हत्या करके शुंग वंश की नींव रखी। ठीक है। तो शुंग वंश के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।